अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको करने के लिए, होपफुली आप लोग कर कर आए होंगे। जी एग्जांपल्स दी थी आप लोगों को करने के लिए, आप लोगों ने की हैं? जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 16 आपको दी हुई थी करने के लिए, आप लोग कर कर आए हैं? जी जाहिद साहब, साकिब साहब, फीजा, उस्मान, उसामा अकबर, तारिक साहब, अमजद साहब, हसान। जी एग्जांपल नंबर 16 किया आप लोगों ने? जी ये इसके ये एग्जांपल नंबर 16 में जो वेरिएंसेस हैं वो ये मैंने यहाँ लिख दी हैं। आप लोग अपने वेरिएंसेस इसके साथ टैली कर लें। सेल्स में प्राइस वेरिएंस जो है वो 1400 से एडवर्स है। सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1400 से एडवर्स है। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में आएगा 1500 और मार्जिनल में आएगा 3350 से एडवर्स। जी क्या सेल्स का प्राइस और वॉल्यूम यही है आपके? एटलीस्ट काइंडली रिप्लाई करें हाँ या ना, किया नहीं किया, कुछ जवाब तो दें कम से कम। इसके बाद मटेरियल के ये तीन वेरिएंसेस हैं। टोटल वेरिएंस 100 से एडवर्स है, प्राइस वेरिएंस 600 से एडवर्स है और यूजेज वेरिएंस 500 से फेवरेबल है। ये सबका यही आ रहा है। जी लेबर के ये वेरिएंसेस हैं। जी लेबर वेरिएंसेस टैली कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 16 है जिसमें सारे वेरिएंसेस निकले हुए हैं। जी लेबर के वेरिएंसेस भी यही हैं आप लोगों के।
जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के ये तीनों वेरिएंसेस देख लें। फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस देख लीजिएगा। वॉल्यूम एफिशिएंसी देख लें। ये फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस है। हाँ जी, आपके सारे वेरिएंसेस टैली हो रहे हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपके वेरिएंसेस टैली करेंगे तो मैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने की पोजीशन में हूँगा। ये मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इनके वन बाय वन आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ताकि जब आपसे वैल्यू पूछी जाए तो कुछ तो बताने लायक होंगे आप। जी, इस स्लाइड का लीजिएगा पिक्चर। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। स्टूडेंट्स आप लोग कितने हैं? बच्चे को जवाब तो देना हाँ या ना। मतलब ये बड़ा अजीब सा इरिटेटिंग सर, मतलब ये एटीट्यूड है कि ना, मतलब टीचर पूछता जा रहा है ना हाँ ना बुत बनकर सारे बैठे हुए हैं। दिस इज क्वाइट इरिटेटिंग यार, मतलब ये आप लोगों में इतने मैनर्स भी नहीं है कि जवाब देना है। मटेरियल्स का इसका लें स्क्रीनशॉट। जी, लेबर का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी आसान, इसमें लेबर वाले में क्या इशू है? जी आसान, आइडल टाइम वेरिएंस में क्या इशू है? जी आसान, 500 एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया है कि आवर्स वर्कड जो है वो 8000 है। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है कि आवर्स वर्कड 8000 है, और आवर्स पेड जो है, आवर्स पेड जो है वो 8500 है। यानी कि जिन आवर्स की पेमेंट हुई है वो 8500 है। 8500 के आवर्स जो हैं वो आवर्स पेड हैं। और जबकि आवर्स वर्कड 8000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 का आइडल टाइम है। जी आसान, गॉट इट और नॉट? जी, वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई इशू? फिक्स्ड ओवरहेड का? जी, फिक्स्ड इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट आपसे इसलिए कह रहा हूं, हमजा इसका ओवरव्यू नहीं दे सकता। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूंगा तो पूरा 1 घंटा इसी के ओवरव्यू में निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये उसका सोल्यूशन है। मैंने कल कहा था कि आप लोग खुद कर कर आए, अगर कोई इश्यूज आते हैं फिर पूछ लें। अब ये मैंने सॉल्व किया हुआ है पूरा का पूरा। जी, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम और वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी। आप हमजा इसको ट्राई करना, रिव्यू करना, अगर स्टिल कोई इशू आएगा तो फिर देख लेंगे।
जी डन। अच्छा, अब हमने क्या करनी है, अब हमने बनानी है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स यही एग्जांपल नंबर 16 अपने सामने रखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 अपने सामने रखें और ये सारे वेरिएंसेस के स्क्रीनशॉट्स आपके पास हैं। अब मैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में डाटा पुट करने लगा हूं, इसको काइंडली जरा पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले इसमें बजटेड प्रॉफिट। देखो बजटेड प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, बजटेड यूनिट्स उसने हमें क्वेश्चन में दिए हुए 5100 है, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कितना है, 6 पर यूनिट। क्वेश्चन का जो डाटा है उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 6 गिवन है और बजटेड यूनिट्स 5100 भी गिवन है, तो हमारा बजटेड प्रॉफिट बन जाएगा 30,600। 30,600। जी बजटेड प्रॉफिट में किसी को कोई इशू? जी बजटेड प्रॉफिट में किसी को कोई इशू? अब है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस में सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1500 से एडवर्स था। सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1500 से एडवर्स है। सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1500 से क्या है, एडवर्स। सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1500 से एडवर्स, जी यही है। नहीं 1400 से, सही कह रहे हैं, सॉरी 1400 से। और सेल्स का वॉल्यूम 1500 से एडवर्स है। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस 1500 से एडवर्स है। हमने क्या किया, हमने इनको नेट कर लिया, नेट किया तो ये वैल्यू बनती है 2900। चूंकि ये एडवर्स है तो ये हमारे बजटेड प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। क्या आ रहा है इसको माइनस करके? 30,600 में से 2900 लेस करके क्या आ रहा है? 27,700। जी मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बताइएगा कितने से था? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस 600 से एडवर्स। और मटेरियल का यूजेज? जी लेबर वेरिएंस बताइएगा, लेबर का रेट। लेबर का रेट वेरिएंस 200 से फेवरेबल। और एट टाइम वेरिएंस कितने से?
ये तो एफिशिएंसी हो गया ना 3400 से फेवर। इसका आइडल टाइम वेरिएंस 1000 से एडवर्स हो गया। अब आ जाए वेरिएबल ओवरहेड्स में। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर बताइएगा। एक्सपेंडिचर 200 से एडवर्स। ओके फाइन। एफिशिएंसी बताइएगा वेरिएबल का। फाइव टेन से फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस 510 से फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर बताइएगा। फोर फाइव सिक्स जीरो से एडवर्स। ठीक हो गया। कैपेसिटी बताइएगा। हसान कैपेसिटी वेरिएंस पहले बताना। जी 8140 से एडवर्स। एफिशिएंसी 6290 से फेवरेबल। अब हम अपने सारे फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस का टोटल करेंगे। जी फेवरेबल वेरिएंसेस का जरा टोटल कीजिएगा। फेवरेबल वाली साइड का टोटल आ रहा है 10,900। वेरी गुड। यहां से एडवर्स वालों को टोटल कीजिएगा। 600, 1000, 200। नहीं आसान, ऊपर सेल्स वाले नहीं ऐड करने। आई गेस ये 14,500 बनता है। ठीक हो गया। अब फेवरेबल और एडवर्स का जो नेट है वो कितना आ रहा है जी? फेवरेबल और इसका एडवर्स का नेट। थर्टी 600 से एडवर्स। अब इसमें हमारा एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स भी हुए हैं 18,000 के, जो कि हमारे स्टैंडर्ड में शामिल नहीं थे, तो वो भी इसमें से निकाल देंगे। इसका मतलब है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ फिर? जी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना बना फिर? 6100। शाबाश।
जी, किसी को इसमें मुश्किल लग रहा हो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में? जी, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट सबको क्लियर है? नहीं ज़ाहिर मुश्किल नहीं है, असल में आपने अगर वो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं तो फिर ये बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन अब अगर कोई बंदा एग्जांपल नंबर 16 नहीं कर आया हुआ तो ज़ाहिर है उसको ये चीज़ें थोड़ी-सी ऑड लग रही होंगी, उसको मेबी कुछ को आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके शायद सर से गुज़र रही हों चीज़ें। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि अगर किसी ने वो क्वेश्चंस किए हुए हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किए हुए उसके लिए प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैंने तो कल कहा था कि मैंने कल ये करवानी है, तो ये मैंने इसीलिए कहा था कि कल हर बंदा ये चीज़ कर आए। अच्छा, अब इसमें हमने निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग से। अब हम इसको करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से। इसमें सबसे पहले आएगा बजटेड कंट्रीब्यूशन। बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे बजटेड सेल्स यूनिट्स into standard contribution per unit 13.4 आई गेस। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन ये हम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक सेकंड ये क्वेश्चन निकाल लूं, एग्जांपल ओपन कर लूं। ये देखें, फोकस कीजिएगा जरा सब लोग। ये हमारी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 20 हमारी सेलिंग प्राइस है। इसमें से हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स इनकी पर यूनिट माइनस कर दें, यानी कि 20 में से 2, 4 और 0.6 माइनस कर दें। नहीं नहीं हसान, 14 तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, उसके अंदर वेरिएबल फिक्स सारी शामिल है। हमने निकालना है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि 20 में से सिर्फ हमने वेरिएबल वाली कॉस्ट माइनस करनी है। 20 में से 2 माइनस होगा डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का 4 माइनस होगा और वेरिएबल ओवरहेड्स का 0.6 माइनस होगा। ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन बनता है 13.4। तो जरा करें 5100 मल्टीप्लाई बाय 13.4। शुक्रिया जाहिद साहब। ये आ रही है जी वैल्यू 68,340। शाबाश जी।
ये वैल्यू हमने लिख दी। अब इसमें से हमने सेल्स के वेरिएंसेस माइनस करने हैं। सेल्स का प्राइस वेरिएंस 1400 से एडवर्स है। सेल्स का वॉल्यूम बताइएगा 3350। क्या आती है जी वैल्यू? $68,340 में से इसको माइनस करें। जी 63,590। ओके हो गया। अब बाकी वही वेरिएंसेस उसी तरीके से तरतीब से बताते जाइएगा। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितने से था जी? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बोलिएगा। 600 से एडवर्स, बिल्कुल ठीक है। और यूजेज 500 से फेवरेबल। लेबर का रेट वेरिएंस 200 से फेवरेबल, 1000 से एडवर्स और 3400 से एफिशिएंसी फेवरेबल। जी वेरिएबल ओवरहेड्स का बताइएगा रेट वेरिएंस। टू 200 से एडवर्स और 510 से फेवरेबल। हाँ जी, जरा ये फेवरेबल वाली साइड का जरा टोटल करें और एडवर्स वाले का। एडवर्स वाले का तो बन रहा है 1800 माइनस में। फेवरेबल वाली साइड का टोटल क्या बनता है? 4610। 4610 और 1800 का नेट कीजिएगा। 2810 फेवरेबल है तो लिहाजा ये ऐड हो जाएगा इसमें। करें जी ऐड, क्या आ रहा है? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? अब इसमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हम निकाल सकते हैं। हाँ जी, कितना बन रहा है? और फिक्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस था हमारा 46। एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिख दिया। अब इसके बाद
सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 18,000 के। एक्चुअल प्रॉफिट 6100 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये जो चीज है बजटेड ओवरहेड्स और ये जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसका जो नेट है फिक्स्ड ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट बनता है, आप करके देख लो। यानी कि ये बजटेड ओवरहेड्स और अगर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर हम एंड नेट कर लें तो ये हमारे एग्जैक्टली एक्चुअल ओवरहेड्स के बराबर आता है, जो कि हमारे हैं 42,300 के। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम यही करते हैं कि कंट्रीब्यूशन के बाद अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। अब ये देखें, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आया, फिक्स्ड ओवरहेड का कोई और वेरिएंस नहीं आया, ना वॉल्यूम आया, ना एफिशिएंसी आया, ना कैपेसिटी आया, ना टोटल आया, सिर्फ एक्सपेंडिचर आया। क्योंकि बाकी सब वेरिएंसेस में ओएआर अप्लाई होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग में ओएआर की ट्रीटमेंट नहीं होती। आसान वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो हमारा जो एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस है उसका नेट वॉल्यूम होता है। तो जब हमने एफिशिएंसी और कैपेसिटी लिख दिया तो फिर वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मटेरियल का टोटल वेरिएंस नहीं लिखा लेकिन हमने प्राइस और यूजेज लिख दिया, अब प्राइस और यूजेज का नेट टोटल के बराबर ही होता है। लेबर का रेट, आइडल और एफिशिएंसी लिखे, टोटल नहीं लिखा, क्योंकि रेट, आइडल टाइम और एफिशिएंसी का नेट टोटल के बराबर ही होगा। इसी तरह वेरिएबल और ओवरहेड का भी हमने टोटल नहीं लिखा लेकिन रेट और एफिशिएंसी लिख दी। बेसिकली तो इस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें ये पता चले कि हमारा बजटेड प्रॉफिट हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से मुख्तलिफ क्यों है, या अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से डिफरेंट क्यों आ रहा है। उसकी वजह ये वेरिएंसेस हैं जो हमने निकाले हैं। जी ओके हो गया। अब मेरी एक बात सुने जरा तवज्जो से, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के हवाले से भी क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं। आप ये जरा बात को तवज्जो से सुनना है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, इधर फोकस कीजिएगा। बाज औकात ये होता है कि हमें उसने प्रॉफिट दे दिया, उसने हमें बजटेड प्रॉफिट बता दिया, और होता ये है कि वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहता है। ये जो दरमियान में वेरिएंसेस हैं इनमें से चंद वेरिएंसेस वो आपको क्वेश्चन में बता देगा। जी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वेरिएंसेस निकालने होंगे। मतलब अगर वो इसमें से आएगा वेरिएंस, जैसे ये अगर इसका मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि उसने आपको बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो दरमियान में सारे वेरिएंसेस आ रहे हैं इनमें से कुछ चंद वेरिएंसेस उसने आपको बताए हुए होंगे। मतलब वो दो चार वेरिएंसेस उसने इसमें से बताए हुए होंगे, खुद ही बताए होंगे, आपने कोई कैलकुलेट नहीं करना होगा, दो चार वेरिएंसेस उसने बताए हुए होंगे। आपने क्या करना है कि अब अगर हम आ रहे हैं बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ, अगर मैंने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, बजटेड प्रॉफिट मेरे पास है, तो मैंने बजटेड प्रॉफिट में फेवरेबल वेरिएंस को ऐड करते जाना है। जितने भी मतलब जो वेरिएंसेस उसने दिए हैं उनमें जो फेवरेबल है उन्हें ऐड करते जाना है और एडवर्स वालों को माइनस करते जाना है। इस लिस्ट में से दो चार वेरिएंसेस बताए हुए होंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है और नीचे एक्चुअल प्रॉफिट वो कैलकुलेट करने को कह रहा है, हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो बजटेड प्रॉफिट में जो उसने हमें
दो चार वेरिएंसेस बताए हुए हैं, उनमें जो फेवरेबल हैं उन्हें ऐड करेंगे और एडवर्स वालों को माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग या नहीं? इजी सी बात है, कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जाहिद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसने क्वेश्चन में आपको बजटेड प्रॉफिट बता दिया, फर्ज करो कि उसने आपको बजटेड प्रॉफिट बताया कि जी हमारा बजटेड प्रॉफिट है 30,600, और उस 30,600 के साथ उसने सेल्स का प्राइस वेरिएंस आपको बता दिया, इसके साथ उसने आपको बता लेट, और इसके अलावा उसने मटेरियल का यूजेज बता दिया, इसके अलावा उसने आपको एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता दिया वेरिएबल ओवरहेड्स का, और फिक्स्ड कैपेसिटी बता दिया। ये चार वेरिएंसेस उसने आपको बता दिए, और सवाल उसका क्या है कि आपने एक्चुअल प्रॉफिट बताना है कितना है। अब ये जो चार वेरिएंसेस उसने बताए हैं, इनमें से जाहिद साहब जो फेवरेबल हैं उनको 30,600 में ऐड कर लेना है, और जो एडवर्स हैं उनको 30,600 से माइनस करते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल आएगा। ये मैं सिर्फ मिसाल समझाने के लिए 30,600 और ये वेरिएंसेस नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बजटेड प्रॉफिट गिवन होता है और कोई दो चार वेरिएंसेस वो खुद ही बता देता है, और वो कहता है कि जी एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। अब करना क्या होगा कि जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं उनको ऐड कर लेना है, एडवर्स वालों को माइनस कर देना, तो वो जो वैल्यू बचेगी वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आप, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट बता दिया और बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट बताया हुआ है और बजटेड, यानी कि उल्टा अगर हम जाएंगे, तो फिर इस सूरत में फेवरेबल माइनस हो रहे होंगे और एडवर्स वाले ऐड हो रहे होंगे। मेरी बात समझे? यानी कि क्वेश्चन दो तरीकों से टेस्ट होगा कि या तो उसने मतलब एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया और वो कहता है कि बजटेड प्रॉफिट कर, जी ऑपोजिट हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट भी ज़्यादा ऑपोजिट हो जाएगा। अब अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया और वो कहता है बजटेड प्रॉफिट निकालो, तो फेवरेबल वाले अब माइनस होंगे और एडवर्स वाले ऐड होंगे। लेकिन अगर बजट से एक्चुअल की तरफ हम आ रहे हैं, तो बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ एक्चुअल फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि फेवरेबल ऐड करने, एडवर्स माइनस करने। लेकिन अगर एक्चुअल से बजट की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अब जो फेवरेबल हैं वो लेस होंगे, एडवर्स वाले ऐड होते जाएंगे। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? जाहिद साहब क्लियर हो गया? नहीं नहीं, अब्बास साहब पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन अब मेरी बात सुने। सवाल मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिल जाए कि ये चीज प्रैक्टिकली किस तरह से होती है, सिर्फ इस वजह से। जी हसान, हसान वो वेरिएंसेस आपने नहीं निकालने, जो उसने बता दिया बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। जो वेरिएंसेस उसने दे दिए बस उन्हीं को यूज करेंगे, उसके अलावा किसी और वेरिएंस को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब यही चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो मैंने आपको बता दी ना एब्जॉर्प्शन के तरीके से,
यही चीज इस तरह से मार्जिनल में भी हो सकती है। जाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि कमिंग मंडे फाइनल क्लास है हमारी। नहीं एहसान साहब, मंडे वाली फाइनल क्लास होगी। नहीं, पेपर आपका नवंबर में ही है। अच्छा, अगेन इसमें भी बजटेड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें भी वही रूल है कि जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो ऐड होते जाएंगे, एडवर्स वाले हम माइनस करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम बजट से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक्चुअल बजट से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो फिक्स का कोई भी वेरिएंस ट्रीट नहीं होता। इस बात को ज़हन में रख लें, फिक्स कॉस्ट का कोई भी वेरिएंस हम ट्रीट नहीं करते। फिक्स कॉस्ट के किसी भी वेरिएंस को ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का एक ही वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है, फिक्स एक्सपेंडिचर, और वो भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के बाद आता है, पहले नहीं आता। अब अगर हम एक्चुअल से बजट की तरफ आ रहे हैं, लाइक एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन गिवन है, बजटेड फाइंड करना है, तो फिर इस सूरत में फेवरेबल माइनस होंगे और एडवर्स वाले क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। ओके हो गया जी सबको? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में कोई मसला? ओके। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। हमने अभी तक दो बातें डिस्कस की, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इसी तरह बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान सी बात है स्टूडेंट्स। एक चीज है बजटेड प्रॉफिट और एक चीज होती है स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स। अब बजटेड प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। हम बजटेड सेल्स यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से, तो हमारे पास बजटेड प्रॉफिट निकल आता है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय एक्चुअल सेल्स यूनिट्स को स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स आ जाएगा। यानी कि ये मैं आपको पहले फर्क बता रहा हूं कि बजटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल, इन दोनों में मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को ही करना है। फर्क इस बात पर है कि मल्टीप्लाई हम कर किसके साथ रहे। अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को, बात बड़ी आसान सी है, प्लीज 2 मिनट तवज्जो दें। जब हम बजटेड प्रॉफिट कहते हैं तो हम बजटेड सेल्स यूनिट्स को स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकालते हैं, तो हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को एक्चुअल सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये फर्क है बजटेड प्रॉफिट में और स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स में। यानी कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ही मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन फर्क किस चीज से डाल रहा है,
कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, बजटेड यूनिट से या सेल्स एक्चुअल सेल्स यूनिट से। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी ये बात क्लियर है आप दोनों, आप लोगों को? बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स का फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? अब इन दोनों में ये याद रखिएगा, बजटेड प्रॉफिट से हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने बजटेड प्रॉफिट में सेल्स का वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस एडजस्ट कर दें, अगर हम अपने बजटेड प्रॉफिट में सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट कर दें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकल आएगा। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अगर फेवरेबल है तो ऐड कर दें, एडवर्स है तो माइनस कर दें। इसीलिए मैंने ए को ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एफ को ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ है। यानी कि अगर फेवरेबल है तो ऐड करना है, अगर सेल्स का वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस अगर फेवरेबल आया है तो उसको बजटेड प्रॉफिट में ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल के बराबर आंसर आएगा। और अगर एडवर्स है तो उसको बजटेड प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स के बराबर ही निकलेगा। जी ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% ऐसे ही और ऐसे ही होता है, यानी कि इसके ऊपर परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। जी एग्री कर रहे हैं आप इस बात से? यानी कि अगर हम बजटेड प्रॉफिट में सेल्स का वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस एडजस्ट कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकल आता है। अच्छा, अब यही सिनेरियो अगर हम इधर आ जाएं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? बजटेड कंट्रीब्यूशन निकलेगा, हम बजटेड सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स कैसे आएगा? एक्चुअल सेल्स यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब मल्टीप्लाई दोनों में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि बजटेड कंट्रीब्यूशन में बजटेड सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में एक्चुअल सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम इसमें मार्जिनल का बजटेड कंट्रीब्यूशन में अगर हम सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस जो मार्जिनल कॉस्टिंग में निकला वो अगर हम बजटेड कंट्रीब्यूशन में एडजस्ट कर लें तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकल आता है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स निकल आता है। यानी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन में अगर सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है तो ऐड कर दें, एडवर्स है तो माइनस कर दें, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स निकल आएगा। जी ये बात क्लियर हो गई सबको? एग्जाम में ऐसा हो सकता है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो आपको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन दे दे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स बता दे और सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस भी बता दे और एक दो और वेरिएंसेस भी बताएगा, ठीक है? और साथ वो पूछेगा कि जी बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है, बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है, तो क्या करेंगे आप? अब आप जब उल्टा जाएंगे तो ट्रीटमेंट ऑपोजिट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में एडवर्स ऐड करेंगे तो बजटेड कंट्रीब्यूशन के बराबर आ जाएगा आंसर, और अगर फेवरेबल है तो माइनस करेंगे। समझ गए नहीं समझे? ये सवाल इस तरह एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। हाँ जी, अगर हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से बजट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये बात बड़ी अहम है कि बजटेड कंट्रीब्यूशन या बजटेड प्रॉफिट में और स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस सिर्फ सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस का, सिर्फ सेल्स का वॉल्यूम, इसके अलावा कोई और वेरिएंस नहीं। सेल्स का सिर्फ वॉल्यूम, सेल्स का प्राइस भी नहीं, मटेरियल का भी नहीं, लेबर का भी कोई वेरिएंस नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स का भी कोई वेरिएंस नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड का भी कोई वेरिएंस नहीं, सिर्फ सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स में प्राइस वाला भी नहीं, सिर्फ सेल्स का वॉल्यूम। यानी कि बजटेड प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन में और स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस सिर्फ एक वेरिएंस का है, वो सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस का है।
ये बात समझ गए सब लोग? अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर अगली बात की तरफ जाऊंगा। अगर बाकी दिए हुए होंगे तो उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने बजटेड और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो गैप है वो सिर्फ सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस की वजह से आएगा, उसके अलावा किसी और वजह से नहीं आएगा। अगर इसके अलावा कोई 20 वेरिएंसेस भी दिए हुए हो तो इग्नोर है। बजटेड कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस सिर्फ सेल्स वॉल्यूम का है। बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस सिर्फ सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का है। इसके अलावा बाकी तमाम वेरिएंसेस इग्नोर होंगे। समझ गए आप लोग यहां तक बात? अब अगली बात की तरफ चलते हैं। जाहिद साहब, अब्बास साहब, अगली बात यह है कि अभी जब हम पीछे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि वो बजटेड प्रॉफिट देकर एक्चुअल प्रॉफिट पूछे, बजटेड प्रॉफिट देकर एक्चुअल प्रॉफिट अगर वो पूछ ले तो उसमें हम फेवरेबल ऐड करते हैं और एडवर्स माइनस करते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकल आता है। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर वो आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल दे दे या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल दे दे और वो कहे कि जी एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड होंगे, एडवर्स वाले माइनस होंगे। ये बात ऐसे ही है, मैं भी इस बात पे कायम। लेकिन अब ये जो सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस है इसको इग्नोर कर देंगे। अब यानी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब उसने हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्चुअल सेल्स में सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस ऑलरेडी उसमें क्या होता है, एडजस्टेड होता है। अब हम दोबारा से कोई एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे। इसी तरीके से दूसरी बात भी, अब अगर वो एक्चुअल बता दे और स्टैंडर्ड प्रॉफिट मांगे तो फेवरेबल माइनस और एडवर्स ऐड होंगे। और अगेन सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस इग्नोर करेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो बातें वैसी की वैसी हैं, बस फर्क इतना पड़ेगा कि सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस इग्नोर हो जाएगा टोटली। अब है जी रिवर्स और बैकवर्ड वेरिएंसेस। बैकवर्ड या रिवर्स वेरिएंसेस क्या होते हैं, इनको सुनो। रिवर्स या बैकवर्ड वेरिएंसेस ये होते हैं कि हमें उसने क्वेश्चन में वेरिएंस बताया हुआ होगा, हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके वो चीज बतानी होगी कि वो क्या है। जैसे मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल पर ही आ गया हूं, सब लोग जरा इधर तवज्जो दें। एग्जांपल 17, मटेरियल परचेज्ड 1150 kg, हमने मटेरियल खरीदा। बजटेड प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट्स। Each unit consumes 2 kg of material X at the rate of 5 rupees per kg. Material rate variance is calculated to be 1500 rupees adverse. वो उसका सवाल अब ये है
व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, यानी कि हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या है वो हमने बतानी है। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल दो वेरिएंसेस में आती है, एक टोटल में और एक प्राइस में। लेकिन अब यहाँ पर जो डाटा हमें दिया हुआ है सवाल में, उससे हम इसको प्राइस वेरिएंस से करेंगे तो हमारे लिए फिजिबल रहेगा। हम इसको प्राइस वेरिएंस से रिवर्स कैलकुलेट करके फाइंड करें। और करना किस तरीके से है, करना इसको इस तरीके से है, हम बजाय इसके ऊपर सोच विचार करने के, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। और फॉर्मेट में हम लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी है ही एक, वही परचेज की भी वही है और यूज भी वही है। तो 1150 मैंने भी इस सवाल में किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है कि जो डाटा गिवन है उसको उस फॉर्मेट के अंदर जो जो चीज बताई जा सकती है, जो जो चीज लिखी जा सकती है, उसको उसकी रेलेवेंट जगह पे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, 1150 इंटू 5, 5750। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और हमारा वेरिएंस 1500 से एडवर्स। ये डाटा उसने हमें दिया हुआ। अब उसका सवाल क्या था, उसने हमें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मांगी। देखिए मैंने अभी तक सवाल में किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो डाटा वेरिएंस में जहां जहां आना था उसको उसकी रेलेवेंट जगह पे लिखा। अब जब ये सारी चीजें मैंने लिख दी, तो अब मुझे बताएं मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, आप खुद बताएं मुझे। ये वेरिएंस हमारा 1500 से एडवर्स है, हमारा खर्चा होना चाहिए था 5750 का, जबकि एक्चुअल में हमारी कॉस्ट क्या है वो हमने फाइंड करनी है, और ये 1500 से एडवर्स है। आसान, एडवर्स तब होगा जब मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लगी होगी। अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है तो फिर तो ये फेवरेबल होना चाहिए। शाबाश शहबाज साहब। तो इसका करेक्ट आंसर है 7250। जी जाहिद साहब, गॉट इट और नॉट? क्योंकि ये 1500 से एडवर्स था, क्योंकि ये 1500 से एडवर्स था तो ज़ाहिर है मेरी एक्चुअल कॉस्ट 5750 से ज्यादा लगी होगी। तो इसका मतलब फिर मेरी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 7250 रुपीज होनी चाहिए। गॉट इट जी? अब ये दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 18 और 19, ये आपका होमवर्क है। ये दोनों एग्जांपल्स रिवर्स वेरिएंस की हैं। अब मैं जी कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स आखिर में, इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये चीजें थ्योरेटिकली वो एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं और वो करता भी है। वो कहता है जी इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएंसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है? क्या आप लोग नमाज पढ़ चुके हैं सब लोग? तो 5 मिनट्स की ब्रेक कर लें, फिर इसके बाद ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक कर लें, मैंने भी पढ़नी है। 5 मिनट्स ब्रेक, सिर्फ गिनती के 5 मिनट्स। मेरे पास अभी ये टाइम हुआ है 5:17।
5, 16, 17 हुए हैं, तो मैं एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद वापस आ रहा हूँ, एग्जैक्ट 5 मिनट्स के बाद।
जैसे अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे मटेरियल का प्राइस, यूसेज एंड लेबर एफिशिएंसी। एंड लेबर एफिशिएंसी, ये आपके आते हैं जी मटेरियल के वेरिएंस। ये वेरिएंसेस आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं आप वो सुन लें। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मटेरियल का प्राइस और यूजेज और ये इंटर रिलेटेड है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैंने मटेरियल लो क्वालिटी का ले लिया मार्केट से। अब अगर मैं मार्केट से लो क्वालिटी मटेरियल खरीदूंगा तो लो क्वालिटी मटेरियल मुझे सस्ता मिल जाएगा। लो क्वालिटी मटेरियल मुझे मार्केट से तो वो वेस्ट ज्यादा होगा, इस्तेमाल में कम आएगा, वेस्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका यूसेज वेरिएंस जो है वो एडवर्स में चला जाएगा। प्राइस तो फेवरेबल हो गया क्योंकि आपने लो क्वालिटी का मटेरियल लिया, वो सस्ता था। एफिशिएंसी भी आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हम लेबर इनएक्सपीरियंस ले आएंगे तो इनएक्सपीरियंस लेबर जो है वो ज्यादा कम रेट पे काम करने को भी तैयार होगी, तो रेट वेरिएंस हमारा फेवरेबल होगा। लेकिन लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो एडवर्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर हमारी चूंकि इनएफिशिएंट है तो उनके काम करने की पेस स्लो होगी। उनके काम करने की पेस क्या होगी? स्लो होगी। उनके काम करने की स्पीड कम होगी। फिर जार है वो इनएक्सपीरियंस होंगे तो मटेरियल को वेस्टेज ज्यादा करेंगे, मटेरियल वेस्ट ज्यादा होगा, इस्तेमाल में कम आएगा। तो ये भी एक इसकी रीजन है। अब इसी तरीके से सेल्स का प्राइस और सेल्स का वॉल्यूम भी इंटर रिलेटेड है। अब सेलिंग प्राइस और सेल्स की क्वांटिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर हम ज्यादा प्राइस रखेंगे तो हमारी क्वांटिटी कम बिकेगी, और अगर हम प्राइस कम रखेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। लेकिन अगर प्राइस हाई कर लेंगे तो फिर क्वांटिटी कम सेल होगी। जैसे जब ऑफ लगता है तो सारे लोग ही चीजें परचेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राइस लो है इसलिए लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं। फिर लास्ट में वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड और लेबर एफिशिएंसी, इनके ये भी इंटर रिलेटेड है। चूंकि ज्यादातर जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो पर लेबर आवर वाइज होता है, इसलिए अगर लेबर एफिशिएंसी पे फर्क आ रहा है तो इन पर भी फर्क आएगा। अब यहाँ पर आती है रीजंस कि कौन सा वेरिएंस कब और क्यों फेवरेबल होता है। ये सुने, ये लाजमी पेपर में टेस्ट होती है चीज। मटेरियल का पहले तो है प्राइस वेरिएंस। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, अगर हम लोगों को कोई डिस्काउंट्स मिल जाए, अगर हमें मार्केट से मटेरियल डिस्काउंट मिल जाए मटेरियल खरीदने पर, तो ज़ाहिर है हमारी प्राइस कम हो जाएगी, तो उससे हमारा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल में चला जाएगा। ग्रेटर केयर इन परचेजिंग, यानी कि अगर हमने बड़ा मोहतात होकर चीज खरीदी है, यानी कि हमने बड़ा मार्केट सर्वे किया है,
ठीक है, और फिर जाके वो चीज खरीदी है, प्रॉपर बार्गेनिंग की है और फिर उस चीज को खरीदा है, एक प्रॉपर मार्केट सर्वे किया है, एक अप्रोप्रिएट सप्लायर सेलेक्ट किया और फिर वो चीज परचेज किया, तो फिर ये हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल में आएगा। चेंजिंग इन मटेरियल स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर हम मटेरियल का क्वालिटी लो कर लें, उससे हमारा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल में चला जाएगा। एडवर्स कब आएगा? अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो हमारा प्राइस वेरिएंस एडवर्स में चला जाएगा, क्योंकि हमें वो चीज महंगी मिल रही है मार्केट से। केयरलेस परचेजिंग, यानी कि हमने कोई मार्केट सर्वे नहीं किया, बस जो सप्लायर मिला उससे चीज खरीदी और आ गए, कोई बार्गेनिंग नहीं की। अगर हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीद लेते हैं तो उससे भी प्राइस वेरिएंस एडवर्स में चला जाएगा। नेक्स्ट है यूजेज वेरिएंस कब फेवरेबल होता है और कब एडवर्स होता है। अगर हम मटेरियल हाई क्वालिटी का खरीदते हैं तो हमारा मटेरियल वेरिएंस फेवरेबल आएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वेस्ट कम होगा। मोर एफिशिएंट यूजेज ऑफ मटेरियल, यानी कि हम मटेरियल जाया नहीं कर रहे, एफिशिएंट कंजम्पशन कर रहे। एरर्स इन एलोकेटिंग जॉब, यानी कि हमने मटेरियल बहुत पूरा पूरा या जितनी रिक्वायरमेंट, जितना नॉर्मली हम मटेरियल देते हैं, हमने उससे कम एलोकेट किया, तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल है कि हमने उस लिमिटेड मटेरियल से अगर प्रोडक्शन पूरी कर ली है, तो इसका मतलब है कि हमें मजीद मटेरियल नहीं इशू करवाना पड़ा। डिफेक्टिव मटेरियल, हमने जो मटेरियल लिया वो डिफेक्टिव था, लो क्वालिटी मटेरियल था, तो ज़ाहिर है उसमें वेस्टेज ज्यादा होगी। एक्सेसिव वेस्ट और थेफ्ट, यानी कि अगर एबनॉर्मल लॉस वाला कॉन्सेप्ट, अगर ज्यादा जरूरत से नॉर्मल से ज्यादा वेस्टेज हो रही है तो वो भी इसमें आएगी। स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने बहुत ज्यादा हाई रखे हुए हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड जितने ज्यादा हाई होंगे, रिजेक्शन रेट उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट में माइनर सा भी फॉल्ट निकला तो यूनिट रिजेक्ट हो जाएगा, और ज़ाहिर है जब यूनिट रिजेक्ट होगा तो उसकी रिप्लेसमेंट में नया यूनिट देना पड़ेगा। फिर एरर्स इन एलोकेटिंग जॉब्स, यानी कि आपने मटेरियल जरूरत से बहुत ज्यादा एलोकेट कर दिया, उतनी जरूरत नहीं थी जितना मटेरियल आपने उन्हें एलोकेट किया, तो वो क्या करेंगे? मटेरियल का मिसयूज होगा, मटेरियल थेफ्ट होगा, जाया होगा। फिर लेबर का रेट वेरिएंस, अगर हम लेबर को स्टैंडर्ड से कम रेट पर ऑफर कर रहे हैं तो ये वेरिएंस हमारे लिए फेवरेबल है। अगर गवर्नमेंट आगे अनाउंस कर देती कि कम से कम ये वेज आपने पे करनी है, या हम हाई ग्रेड की लेबर ले आते हैं, तो जाहिर है वो कम रेट पे तो नहीं पे करेगी, उसका रेट भी हाई होगा, तो लेबर रेट वेरिएंस हमारा जो है वो एडवर्स में चला जाएगा। आइडल टाइम वेरिएंस कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता, आइडल टाइम हमेशा एडवर्स ही होगा, और आइडल टाइम एडवर्स होने की वजह वही है जो आइडल टाइम की वजह है, मशीन खराब हो गई है, वर्कर्स बीमार हो गए हैं, इंजरीज हो रही हैं, या सप्लाई लेट आई है, ये फैक्टर्स इसमें आएंगे। अब है रीजन लेबर एफिशिएंसी की। लेबर एफिशिएंसी, आपने आउटपुट अपने एक्सपेक्ट टाइम से ज्यादा आपने क्विकली जो है वो अचीव कर लिया, लाइक आपने एम्प्लॉय को बोनस का लालच दिया, या उसको मोटिवेट किया, या अच्छी क्वालिटी का मटीरियल ले आए, या अच्छी क्वालिटी की मशीनरी आपने यूज कर ली, जिसकी वजह से जो है वो वर्कर की काम करने की पेस बढ़ गई। एरर्स, आपने जो उसको टाइम एलोकेट किया था वो बिल्कुल पूरा पूरा था, कोई आपने एक्सेसिव टाइम उसको नहीं दिया, तो ज़ाहिर है फिर वो टाइम जाया नहीं करेगा, वो फोकस करेगा अपने काम करने के ऊपर ज्यादा, तो ये इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर उसने टाइम जाया कर दिया, या मटेरियल लो क्वालिटी का था, या मशीनरी अपडेटेड नहीं थी, तो ज़ाहिर है, या वर्कर इनएक्सपीरियंस था, तो फिर उस सूरत में भी हमारा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स जाता है। या हमने अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट कर दिया, जरूरत से ज्यादा, तो जाहिर है वो एफिशिएंसी तो नहीं, वो फिर रिलैक्स होकर काम करेगा। ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेविंग्स इन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट में हम बचत कर रहे हैं, यानी कि बल्क में सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, या जहां से हमें चीज सस्ती मिल रही है वहां से हम अवेल कर रहे हैं। एक मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम लोग बड़ा इकोनॉमिकली जहां से सस्ती सर्विस मिलती है वो अवेल करते हैं। या कट बैक्स लगा रहे हैं, यानी कि हम कट बैक्स होते हैं कि जैसे पहले हम एक्सपेंस करते थे एडवर्टाइजमेंट पे 50,000 का, हमने कहा नहीं अब से हम 40,000 का करेंगे, हमने उसको रिड्यूस कर दिया, कटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव सर्विसेज बाहर से लेना शुरू कर देंगे तो ये वेरिएंस हमारा एडवर्स में चला जाए, ठीक है। सर्विस चार्जेस बढ़ जाएं, या सर्विस की नेचर चेंज हो जाए, तो उससे भी एडवर्स में जाने के चांस है। फिर एफिशिएंसी की वजह वही है जो लेबर एफिशिएंसी की, क्योंकि ज्यादातर हमारा ओआर पर लेबर आ रही है, पर मशीन आ रही होता है।
अब कैपेसिटी वेरिएंस कब होगा जी? कैपेसिटी वेरिएंस आता है कि जैसे अगर हमारा एक्चुअल टाइम हमने स्टैंडर्ड से ज्यादा लगा लिया, स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम हमने लगा दिया काम के ऊपर, बजट से ज्यादा काम कर लिया, हमने अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज की है, तो ये फेवरेबल साइन। एक्सेसिव आइडल टाइम यानी कि आइडल टाइम बहुत ज्यादा हुआ है या प्लांट की कैपेसिटी शॉर्ट है, आपके पास लेबर तो इतनी सफिशिएंट है कि वो एक्स्ट्रा काम कर सके, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है कि उसके ऊपर वो काम हो सके, तो ये फिर एडवर्स में चला जाएगा। इसी तरह से सेल्स का प्राइस, अगर मार्केट में कोई चीज शॉर्ट हो जाए तो प्राइस बढ़ जाती है, अगर हमारी प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट है कीमत बढ़ेगी, तो हमें बेनिफिट होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर मार्केट में हमारी चीज बहुत वाफिर मिकदार में वैल्यू कम हो जाएगी, डी वैल्यू हो जाएगी, या हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारा जो प्राइस है जिस पे हम बेच रहे हैं वो प्राइस हमें पर यूनिट कम पड़ेगी। फिर सेल्स का वॉल्यूम अगर मार्केट साइज इंक्रीज हो जाए, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट्स में लेकर जा रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स में हम अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे हमारा वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आएगा। मार्केट शेयर हमारा इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस डिक्रीज कर देंगे तो ज्यादा क्वांटिटी बिकेगी, प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो क्वांटिटी कम बिकेगी। मार्केट, हम कई मार्केट से क्विट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट वहां से बेचना बंद कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर हमारा, मार्केट साइज हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा वॉल्यूम कम होगा, हमारा मार्केट शेयर डिक्रीज करेगा। ये स्टूडेंट्स उसने ये पूछनी है कि कौन सा वेरिएंस कब फेवरेबल और कब एडवर्स होता है। आखिर में कौन सा वेरिएंस हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कौन सा वेरिएंस हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। असल में ऐसे नहीं होता कि कोई 1 रुपया हमारा ज्यादा लग गया तो हम बंदे बुला लेंगे जी वेरिएंस क्यों ज्यादा लगा, ये नहीं होता। इसमें ये होता है कि हमने एक लिमिट सेट की होती है हर वेरिएंस के लिए, अगर तो वो वेरिएंस उस लिमिट के अंदर रहे तो फिर तो वो फिर तो वो अफोर्डेबल है, लेकिन अगर वो वेरिएंस उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब हमारे लिए कौन सा वेरिएंस सिग्निफिकेंट है, यानी कि कौन सा वेरिएंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये पॉइंट्स है। सबसे पहले साइज ऑफ द वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस जो आया है वो उसका साइज क्या है, यानी कि जो हमने एक लिमिट सेट की हुई है वो उस लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। यानी कि जैसे हमने प्राइस, सेल्स का प्राइस वेरिएंस है, हमने उसकी लिमिट रखी हुई है कि अगर तो ये सेल्स का प्राइस वेरिएंस 5% तक आया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 5% से आगे चलेगी बात तो फिर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तो अगर वो उस साइज का मतलब ये कि अगर तो 5% के अंदर अंदर है तो फिर इसका मतलब है निग्लेजिबल है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। पास्ट ट्रेंड, हमारा पास्ट ट्रेंड हमें क्या शो कर रहा है, अगर तो ये वेरिएंस मुसलसल ऐसे ही आता है, हमेशा पिछले सालों में भी ऐसे ही आता रहा है, परसेंटेज को क्रॉस करता रहा है, तो हो सकता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया हो, जो अचीवेबल ही नहीं है। फिर इसमें ये देखना होता है कि वेरिएंस कंट्रोलेबल भी है या नहीं। कंट्रोलेबल जिसको हम एक्शंस के साथ, अपने डिसीजंस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल है। फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंस, यानी कि कौन सा वेरिएंस किससे रिलेट करता है, क्योंकि अगर ये एडवर्स जा रहा है तो हो सकता है इसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएंस भी एडवर्स या फेवरेबल में जा रहा होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज, यानी कि जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब है कि आइडियल स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं, ये भी इसमें कंसीडर करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने पे हमारा खर्चा कितना आएगा, हमारी कीमत, कॉस्ट कितनी लगेगी, ये भी इसके अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है पर्सनल इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने में कौन कौन से लोग हैं शामिल होंगे, ये भी इसमें फैक्टर देखने वाला है। और लास्ट में कि क्या वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स, फेवर वेरिएंस जो हमने निकाला है वो फेवरेबल आया है या एडवर्स है, क्योंकि हर फेवरेबल वेरिएंस कंपनी के लिए लाजिम नहीं कि वो अच्छा होगा, उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने इंटर रिलेशनशिप में देखा कि एक वेरिएंस अगर फेवरेबल जाता है तो उसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएंस एडवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि हर फेवरेबल वेरिएंस कंपनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर आएगा, ये गलत है। अगर एक वेरिएंस फेवरेबल है तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि उसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएंस एडवर्स में जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस
आप लोगों ने करके आने हैं मंडे को। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग में भी कोई इशू है तो वो भी आप मंडे को डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के भी एमसीक्यूज मैंने आपको उसकी इवन पीडीएफ तक भी शेयर कर दी है आपके साथ। इसमें भी अगर कोई आपको मसले मसाइल, कोई इशू किसी किस्म का कोई आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी आप मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लीजिए। मंडे को हमारी मोस्ट प्रोबेबली फाइनल क्लास है, तो उसके बाद फिर आपसे आपके एग्जाम्स ही होंगे, जो भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।